we see next dual circuit, that is LC circuit. In last video we have did what RC सर्किट है ना. RL सर्किट और RC सर्किट जो है वो एक जैसे है. क्लियर. नाउ वी सी द थर्ड LC सर्किट. तो L मीन्स इंडक्टिव कॉइल. तो हम क्या करते हैं इसमें, एक इंडक्टिव कॉइल और एक कैपेसिटर. So first of all, an inductive coil and a capacitor both are connected in series combination, and then an alternating voltage source is connected across the ends of this combination. Then at any instant equation of alternating voltage will be V is equal to V0 sin ओमेगा टी. ये वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, है ना. हमने लेट कर लिया है कि कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल VL और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल VC है, और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना है, I. क्लियर. तो एन इंडक्टिव कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L and a capacitor of capacitance C are connected in series combination, and then an alternating voltage source is connected across the combination. Then this circuit is known as LC circuit. Clear. तो at any instant equation of ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना. हमने लेट कर लिया है पोटेंशियल अक्रॉस कॉइल इज VL एंड पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी VC. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट BI. देन बाय ओम्स लॉ क्या मिलेगा, यस, VL की वैल्यू क्या होगी, I इंटू XL. क्यों, प्योर कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. एंड VC की वैल्यू क्या होगी, I इंटू XC. ये वैल्यूज़ हो जाएंगी. क्लियर. अब इंडिविजुअल सर्किट में आपने क्या पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें केवल इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट होती है, उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट I से π/2 के से जो करंट होता है वो वोल्टेज VL से π/2 लैग करता है. हाँ, इन एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट इन विच प्योर इंडक्टिव कॉइल इज प्रेजेंट, द ऑल्टरनेटिंग करंट इज लैगिंग टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ फेज डिफरेंस π/2, राइट. और जिसमें केवल कैपेसिटर प्रेजेंट होता है तो करंट I जो है वोल्टेज से लीड करता है, कितने से, π/2 से. VC यहाँ, ये कंडीशन पढ़ी हमने इंडिविजुअल सर्किट में. हाँ, तो वी नो दैट in an alternating circuit in which pure inductive coil is present,
हाँ, द ऑल्टरनेटिंग करंट is lagging to alternating voltage with phase difference pi/2. हाँ, whereas in an alternating circuit in which pure capacitor is present, the alternating current is leading to alternating voltage with phase difference pi/2। ये रिजल्ट है हमारे सिंगल सर्किट के, राइट। तो अब देखो यहाँ पर VL और VC का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? हाँ, हमको ये लगता है ऐसा कि VC यहाँ है, VL यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा जाएगा, है ना। ये बिल्कुल नहीं है भाई ऐसा। रिजल्टेंट देखिए, दो ताकत अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगाओगे तो रिजल्टेंट यहाँ कैसे चला जाएगा? अब ये डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू ज़्यादा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, अगर इस हाथ में, मेरे इस हाथ में ताकत ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ जाएगा। देखिए कहाँ से जाएगा, वहाँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाँ, और अगर मेरे इस हाथ में ताकत ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो VL और VC का जो रिजल्टेंट भी है वो VL के डायरेक्शन में भी हो सकता है और VC के डायरेक्शन में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि VL और VC में से कौन ग्रेटर है। तो फिलहाल एक कंडीशन के लिए तो हमको डेरिवेशन करना है। मैं VL को ग्रेटर मान के चल रहा हूँ, किससे? VC से, बिकॉज इट इज़ लीडिंग ऑल्सो। तो हम ये मान लेते हैं कि ये करंट से लीड कर रहा है, तो VL थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में भी ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और होगा कितना? VL माइनस VC। कैसे? ये देखिए भाई, इस हाथ से मैंने 50 पावर लगाया सपोज, और इससे 40 लगा रहा हूँ, तो रिज़ल्ट कहाँ जाएगा? इस तरफ। और क्या? 10 का 50 इस तरफ, 40 तो आप बैकवर्ड पुश कर रहे हो ना इसको, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? 10 ही। दैट्स इट, VL माइनस VC। तो नाउ इसी से हम देखते हैं, लेट रिजल्टेंट of VL and VC be V, then V is equal to क्या मिलेगा आपको? VL माइनस VC मिलेगा। और ये VC माइनस VL भी हो सकता है, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से सबट्रैक्ट होगा। फिलहाल अपन एक ही के लिए कर रहे हैं, तो VL माइनस VC। क्लियर? वैल्यू पुट कीजिए। VL की वैल्यू I इंटू XL और इसकी I इंटू XC डिवाइडेड बाय I। तो V बाय I इज इक्वल टू ये हो जाएगा XL माइनस XC, और यू कैन राइट वॉट? XL की वैल्यू
ओमेगा इंटू एल और एक्स सी की 1 बाय ओमेगा सी होती है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। हाँ, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन 4 को, है ना, वो बाय ओम्स लॉ से कंपेयर करें, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 बाय ओम्स लॉ, V बाय आई इज इक्वल टू आर। तो V बाय आई इज इक्वल टू आर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। आर की जगह ये दिख रहा होगा, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट will be omega into L minus 1 upon omega into C, which is called what? हाँ, डुअल सर्किट है भाई। तो कोई भी दो या तीनों कनेक्टेड हो तो सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ the circuit, and it is denoted by Z। Z से इसको शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस Z आपको कितना मिल गया? ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? इम्पीडेंस का। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस किया आपने। तो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस में इम्पीडेंस आपको मिल गया Z इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करो, तो कौन बता रहा है भाई कितना होगा फेज डिफरेंस? फाई से शो करते हैं, बिल्कुल ठीक, पाई बाय 2 का, है ना। अगर रिजल्टेंट जहां मैंने फिगर बनाया है उस डायरेक्शन में हुआ तो करंट विल लैग टू रिजल्टेंट वोल्टेज V विथ फेज डिफरेंस पाई बाय 2। और अगर इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, मतलब VC ग्रेटर हुआ, तो VC माइनस VL इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस कंडीशन में करंट लीड करेगा। दैट मीन्स फेज डिफरेंस क्या हो सकता है आपका? प्लस माइनस पाई बाय 2 हो सकता है इस सर्किट में। करंट कैन बी लीड और कैन बी लैग। लैग कब करेगी? अगर रिजल्टेंट VL माइनस VC है, जो हमने लिया है। हमने क्या लिया है? VL माइनस VC। तो इस कंडीशन में करंट लैग करेगी पाई बाय 2 से। और अगर रिजल्टेंट VC की डायरेक्शन में है, मतलब VC ग्रेटर हुआ VL से, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में करंट लीड करेगा। दैट मीन्स प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है और माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है फेज डिफरेंस। क्लियर? तो इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने में, सीधे आप बता सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट कहीं गया ही नहीं। इक्वेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? यस, I इज इक्वल टू I0 साइन प्लस पाई बाय 2 कैन बी माइनस पाई बाय 2, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन डिपेंड करेंगे किस पर? कि VL ग्रेटर है कि VC ग्रेटर है। तो इक्वेशन ऑफ करंट ये होगा। क्लियर? पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो बाय ओम्स लॉ
I0 इज इक्वल टू V0 बाय जेड, और जेड की वैल्यू क्या होगी, हाँ XL माइनस XC और ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, V0/XL माइनस XC भी लिख सकते हैं इसको। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, राइट। अभी देखो, अभी तक हमने जो भी पीक वैल्यूज़ देखे हैं या जो भी सर्किट के इम्पीडेंस फाइंड किए हैं आपने, उन सारे फॉर्मूलों में कभी भी आपको माइनस नहीं मिला है। R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, R² प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें इसका इम्पीडेंस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C है। तो अगर किसी सर्किट में XL और XC अगर इक्वल हो गए, मतलब इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो गई अगर, तो जेड तो जीरो मिल जाएगा फिर आपको। दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल माइनस इक्वल जीरो, और अगर जेड जीरो हो जाए तो पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू का एक और नाम क्या बताया था मैंने, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट कहीं आया, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट पर, हाँ, इस तरीके का करंट या ऑक्सीलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट पहुंच जाता है, रेजोनेंस ऑक्सीलेशंस कहलाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन ऑफ LC सर्किट, एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट। तो ये कंडीशन इस सर्किट में थोड़ा सा कैसा है, यूनिक है भाई, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो इफ ओमेगा L इक्वल हो जाए किसके, 1/ओमेगा C के, या XL बराबर हो जाए किसके, XC के, तो इस इक्वेशन को एक इक्वेशन दे देते हैं हम, सपोज इनकी तो ज़रूरत नहीं, 6। तो बाय इक्वेशन 6 आपको Z की वैल्यू या I0 की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो 1/0 यानी V0/0, एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, दिस कंडीशन इन द सर्किट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट आर नोन एज रेजोनेंट LC सर्किट। क्लियर। तो इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या मिला, इधर आपको लिखना है, इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन क्या थी, XL इज इक्वल टू XC लेने से हमको रेजोनेंस की कंडीशन मिली है। ये मतलब रेजोनेंट कंडीशन किसको बोलते हैं, जब किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट का और करंट का पीक वैल्यू कहाँ चली जाए, इनफाइनाइट पर, या उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाए। इस टाइप के ऑक्सीलेशन जो होते हैं वो रेजोनेंट ऑक्सीलेशंस कहलाते हैं। कभी लौटे ही ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जाती ही जा रही है, लौट ही नहीं रही है। क्लियर। तो XL की वैल्यू ओमेगा इंटू L, XC होता है 1/ओमेगा इंटू C। L का साइड चेंज करके ओमेगा को यहाँ ला रहा हूँ मैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा ये, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√LC। अब आपने रिलेशन पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π न्यू, होता है 2π का साइड चेंज, तो न्यू की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2π अंडर रूट ऑफ LC, है ना।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, एलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√L/C होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता रहता है भाई ये फॉर्मूला। तो ये जो है पॉइंट इसमें, ये बाकी के सर्किट से चेंज होके है, ऐसी कंडीशन और किसी सर्किट में नहीं बनती, क्योंकि किसी का भी इम्पीडेंस नेगेटिव आता ही नहीं माइनस में, सबके पॉजिटिव हैं। एक ऐसा सर्किट जिसका होल इम्पीडेंस 0 भी हो सकता है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए, तो उसमें कौन सी कंडीशन बनने लगेगी? फिर रेजोनेंट की सर्किट कंडीशन बनने लगेगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कहाँ पहुँच जाएगा? इनफाइनाइट पर। ऐसे सर्किट को रेजोनेंट एलसी सर्किट बोलते हैं। क्लियर?